हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, हम लोग सीटेट के द्वारा जारी ऑफिशियल प्रश्न पत्र से टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारा जूनियर पेपर का टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 टेस्ट सीरीज जूनियर के सॉल्व कर रखे हैं और 3 टेस्ट पेपर हमने प्राइमरी का सॉल्व किया है। जिन्होंने अभी तक उन क्लासेस को ना देखा वो हमारे चैनल पर विजिट करके पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। इस क्लास में दोस्तों हम आयोग के द्वारा जो ऑफिशियल प्रश्न पत्र आयोग ने अपनी वेबसाइट पे उपलब्ध कर रखा उस प्रश्न पत्र से सेम उसी फॉन्ट में जिस फॉन्ट में परीक्षा में आपको पेपर दिया जाता है उसी फॉन्ट में इस टेस्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम 2 चीज सीखते चल रहे हैं। एक, जो बच्चे मैथ नहीं जानते उनको एकदम बेसिक से बताते चलते हैं। दूसरी, आपको एक बेस्ट अप्रोच में बताता चलता हूं कि किस अप्रोच से एग्जाम में आपको कितना सॉल्व करना है, यानी कम से कम कैसे आप लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो एक मैं आपको हर क्वेश्चन पे ट्रिक बताता चलता हूं ताकि जो बच्चे मैथ जानते हैं या जो हमसे सीख रहे हैं वो दोनों एक बेस्ट अप्रोच के साथ मैथ का पेपर सॉल्व करें, ताकि वहां कम समय में आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तभी आप 150 प्रश्न 2.5 घंटे में सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्लास में हम लोग ऑफिशियल प्रश्न पत्र पे 2 चीजें सीखते हुए चलेंगे। एक, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, दूसरा कितना लिखना है एग्जाम में। यानी ये नहीं अगर आप मैथ जानते हैं लेकिन अगर वहां 1 घंटे आप 30 क्वेश्चन में ले लेते हैं तो आगे पेपर में आपका सेक्शन छूट जाएगा। इसीलिए हमको कम से कम समय में किस तरीके से, तो एक मैं आपको हर क्वेश्चन पे एक बेस्ट अप्रोच बताता चलूंगा कि परीक्षा में आपको इतना इस क्वेश्चन में लिखना है, इतने में आपको आंसर करना है। पेपर आपको ऐसे मिलेगा जिस फॉन्ट में यहाँ आपको दिख रहा है इसी फॉन्ट में आपको पेपर मिलेगा और पेपर पे मैं आपको सॉल्व करने की टेक्निक बताऊंगा कि पेपर पे आपको कैसे सॉल्व करना है। आज का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 31 है। जूनियर के पेपर में क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक आपको मैथ देखने को मिलेगा, 61 से लेकर 90 तक आपको साइंस देखने को मिलेगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है और हमारे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 31 है -5/6 की पावर -5 की होल पावर 3। अब देखिए, आप लोग इससे पहली क्लास में मैंने आपको ऐसे सवाल आया था, बताया था कि अगर कहीं a की पावर x हो का होल पावर y हो तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर x इंटू वाई यानी xy। ये हम लिख सकते हैं, यानी इस पावर का इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर जो बच्चे नहीं जानते वो ध्यान से देख ले, a की पावर x की होल पावर अगर y है तो a की पावर x इंटू वाई। इससे पहले वाले पेपर में a की पावर x बटा a की पावर y को मैंने सॉल्व किया था। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो जाके देखिए, इससे एक कंसेप्ट और उसमें मैंने सिखाया था तो वो क्लास भी जरूर आप लोग देखिएगा। अब इसमें मान लो आपको पेपर वहां मिला तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना, यहाँ और यहाँ इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, 5 तिया 15 और ये सेम वैसे है तो -5/6 की पावर 15 कहाँ दिख रहा है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इससे ज़्यादा इस पेपर में आपको कुछ नहीं सॉल्व करना, पेपर में बस यहाँ का इससे मल्टीप्लाई करा लेना पावर का पावर से और आंसर कर देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32, 12, 15, 45 के HCF और LCM का योग। तो देखिए, HCF और LCM मैंने निकालना पिछली क्लासेस में ये क्वेश्चन आ चुके सिखाया है, जिन्होंने ना सीखा हो एक बार मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। पहले आप इसको फैक्टर में तोड़िए, जैसे 12 को आप क्या लिख सकते हैं और आपको सबसे छोटे फैक्टर में तोड़ना है। जैसे इसको आप लिख सकते हैं 4 × 3 यानी 2 की पावर 4 × 3 हम लिख सकते हैं किसको? 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं × 3। 4 × 3 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3, ये हम 12 को लिख सकते हैं। फिर आ गया 15, आप कहोगे सर 15 को तो 5 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। फिर आप कहोगे 45 को हम लिख सकते हैं 5 × 3, 5 तिया 45, 5 तिया 15 तिया 45, यानी हम लिख सकते हैं 5 × 3 की पावर 2 बराबर 45। अब ये आपने तीनों को लिख लिया, ठीक है, ये आपने तीनों को लिख लिया। अब HCF निकालना है तो जो चीजें तीनों में कॉमन हो रही हो, आप देखिए इसमें क्या कॉमन हो रही है? 2 की पावर 2, क्या यहाँ 2 की पावर 2 है? इसमें नहीं हो रही सर, इसमें भी नहीं हो रही, तो इसमें 3 कॉमन हो रहा है, इसमें 3 कॉमन हो रहा है और इसमें 3 कॉमन, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर इसका HCF 3 हो जाएगा। अच्छा, LCM में क्या होता है? जो कॉमन हो रहा हो तीनों में उसकी सबसे हाईएस्ट पावर प्लस जो कॉमन नहीं हो रहा है उसको HCF में लिया जाता है। अब देखिए HCF कैसे निकालेंगे? LCM में जो कॉमन हो रहा है उसकी सबसे हाईएस्ट पावर प्लस जो कॉमन नहीं हो रहा वो, और HCF में जो कॉमन हो रहा है वो। तो अब देखिए LCM में इसमें क्या कॉमन हो रहा है? 2 की पावर 2, यहाँ नहीं कॉमन हो रहा है और इसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 2, तो हम एक ले लेंगे 2 की पावर 2। फिर इसमें 3 है, इसमें 3 और इसमें 3, कॉमन वाले का सबसे हाईएस्ट पावर लेंगे यानी 3 का पावर 2, तो 3 की पावर 2। फिर देखिए
इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो 5 की हाईएस्ट पावर दोनों में 1 है, तो एक बार 5 लेंगे। अब देखिए 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की स्क्वायर का मतलब 9 और 5, तो आप कर सकते हैं 9 चौक 36 पंचे 180। आप कहोगे सर एलसीएम तो 180 आ गया, एलसीएम 180 आ गया। अब आप कहोगे सर इसने पूछ क्या रखा, इसका योग तो 180 प्लस 3 183, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब ये उन बच्चों के लिए है जो नहीं जानते हैं। अब आपको ये परीक्षा में कैसे लगाना है, इतना आपको वहाँ नहीं लिखना है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको बस इतना लिखना है कि 12, तो आप सोचोगे 4 गुणे 3 यानी 2 का स्क्वायर गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 15 आप सोचोगे 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 45 को आप सोचोगे 5 गुणे 9 यानी 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इतने में आपको कॉमन देखना है कि एचसीएफ क्या मिलेगा, आप लिख लेना एचसीएफ 3 मिलेगा। फिर एलसीएम के लिए एक जगह 2 की पावर 2 आएगा, एक जगह से 3 की पावर 2 आएगा, एक जगह 5 आएगा, 5 आएगा। एलसीएम ये 180 आएगा, ये 3 आएगा, 183 आएगा। इतना पेपर में आपको करना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 सेकंड का ये सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है 23 की पावर 3 और 37 की पावर 3 के इकाई का अंक। अब देखिए एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, ये आप करोगे 23 गुणे 23, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको एक बार 23 से गुणा कराओगे। आप ये करके पहले फिर 37 का ऐसे क्यूब निकालते हो, 37 गुणे 37 गुणे 37 गुणे 37, फिर इनका जब निकाल फिर योग करोगे, फिर इकाई का अंक बताओगे। इस अप्रोच से आपको परीक्षा में नहीं लगाना है भाई। इस क्वेश्चन में उसने आपको इकाई का अंक पूछा है, हम पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ अगर 3 है तो आप कहोगे सर 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इसका इकाई का अंक तो 7 होगा। इसमें आप कहोगे सर 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49 7 343 में लास्ट में क्या है, आप कहोगे सर इसका इकाई का अंक 3 है, इसका इकाई का 7 है, इन दोनों का योग करेंगे तो 7 3 10, इकाई का अंक 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। परीक्षा में आपको इस तरीके से सॉल्व करना। अगर इकाई का अंक पूछ रहा है पूरे का क्यूब नहीं निकालना, बस लास्ट डिजिट का आप क्यूब निकाल के देखिए, उसमें लास्ट डिजिट क्या आ रही है। यहाँ 7 का मैंने क्यूब निकाला 343 आता है, उसका लास्ट डिजिट लिया, दोनों को जोड़ दिया, 0 बता दिया। अगर पूछता इसके अंतर यानी यहाँ माइनस कर देता तो आप 7 से 3 घटा के इकाई का अंक 4 बता देते। तो परीक्षा में इस अप्रोच से सवाल लगाना है, कम समय में 100% एक्यूरेसी के साथ सवाल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है 2 की पावर 1/3 भागे 3/5 का व्युत्क्रम क्या है। व्युत्क्रम का मतलब है इनका जो आंसर है उसी का उल्टा करके बता दीजिए। तो आप देखिए पेपर में इस तरीके 3 दूनी 6 7/3 लिखिए। अब 5/3 3/5 को मैंने आपको सिखा रखा है पहले क्लास में कि अगर भाग का निशान है और 3/5 तो इसे मल्टीप्लाई यानी गुणा में बदलने के लिए इसको पलट देते हैं, 5/3 कर देते हैं। अब आप कहोगे सर ये 7 5 35/3, 35 3 त्रिका 9, 35/9 आया, और इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है तो 9/35 हो जाएगा। बस इतने में आपको इस सवाल को सॉल्व करना है, 9/35। देखिए सीटेट में कोई पेपर बहुत लेंदी नहीं आता है, क्वेश्चन का फॉर्म थोड़ा बड़ा दिखता है और क्वेश्चन टफ भी नहीं आता। बस आपके पास एक बेस्ट अप्रोच नहीं रहता कि पेपर में हमको सॉल्व कैसे करना है। आप लोग करते क्या, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं और इसीलिए बच्चे फेल हो रहे हैं सीटेट में। अगर रिजल्ट 15%, 16%, 18% आ रहा है, उसमें मैथ का सबसे बड़ा रोल है। मैथ में आप समय ज़्यादा ले लेते हो, फिर पैनिक हो जाते हो कि मेरे 2 घंटे तो 1.5 घंटे पूरे हो गए और आगे क्वेश्चन भी गलत करने लगते हो। तो अगर आप मेरे साथ एक बेस्ट अप्रोच के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लोगे, कैसे सॉल्व करना है और लिमिटेड कितना लिखना है। देखो इस क्लास में मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको गणितज्ञ बना दूं, सारी चीज़ें पढ़ा, हाँ लेकिन उतनी चीज़ें मैं बताऊंगा। लगभग 75 दिन बचे हैं, 75 पेपर सॉल्व करके सीटेट जितनी चीज़ें पूछ सकता है और जितनी पूछी है सारी चीज़ें एक बेस्ट अप्रोच के साथ बता दूंगा। जिन बच्चे को मैथ नहीं आता वो बच्चे भी 30 में 30 करके आएंगे, जिनको आता है वो तो एक बेस्ट अप्रोच लेके जाएंगे। 20 से 25 मिनट में सीटेट के 300 प्रश्न सॉल्व कर देंगे और वही जो बचा टाइम है वो अपना इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत लैंग्वेज में जो गद्यांश होते हैं उसमें टाइम टेकिंग होता है, उसमें आप लगा के अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में हमको बताएं कि सर ये चीज़ आपकी अच्छी लग रही है, कोई कमी है तो वो भी आप बता सकते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 35 है। 6235 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए आप यूट्यूब पे कहीं जाएंगे तो एक ट्रेडिशनल मेथड आपको सिखाया जा रहा है किताबों में कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, फिर वो बताएंगे
आएंगे आप 6135 ऐसे लिखिए, फिर देखिए यहाँ 7 7 49 जाता है तो यहाँ 7 लिखिए, फिर आप इसको 7 को जोड़ने को बताएंगे, इसको आप घटा लीजिए 10 35, फिर 7 7 14 हो गया, फिर यहाँ क्या जाएगा आप सोचोगे 147 सत्ते जाएगा, फिर यहाँ सत्ते करोगे 7 7 49, 5 बचे, 7 चौक 28, 5 33, 3 बचे, 7 एकम 7 3 10। आप कहोगे सर इसमें घटाने पर शेषफल कितना बच रहा है, 7 7 49, 9 बचे 4, 7 चौक 28 और 4 32, बचे 3, 7 एकम 7 3 10। आप कहोगे सर 6 शेषफल बच रहा है, यही 6 घटाया जाए तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया भाई, इतना आप सॉल्व करोगे इसमें टाइम लगेगा, ऐसे नहीं सॉल्व करना है पेपर में। ये तो मैं मार्केट के क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर बता दिया, जो आपको सारे पेपर आपको जितने बुक खरीदोगे उसमें मिलेगा, ज़्यादातर अध्यापक बता रहे, ऐसे नहीं सॉल्व करना, इसमें टाइम भी लगेगा और आप गुणा भाग करने में अगर इधर उधर कहीं एक अंक इधर उधर करोगे तो वो गलत भी होने के चांस है। इसको आपको इस तरीके लगा, देखिए 5935। अब आप सोचोगे सर 5935 जो है, थोड़ा सा एक देखो दिमाग में आप पहले सोचने की क्षमता, आप कहोगे सर अगर हम 70 का स्क्वायर निकालते हैं तो 70 का 4900 होता है, और सर 80 का निकालते हैं तो 6400 होता है, यानी ये 70 से 80 के बीच में ही है इसका स्क्वायर, ये आप जान जाओ। फिर आप कहोगे सर 49 और 6400 में लगभग दिमाग में सोचो कि 1500 का अंतर है और इसमें लगभग 450-500 का अंतर है, यानी कि ये 65 से तो बड़ा, 75 से तो बड़ा होगा सर। 70 से 80 के बीच में अगर है इसका वर्ग, 70 से 80 के बीच में, तो सर ये 4900 से लगभग 1000 ज़्यादा, इससे 500। आप कहोगे सर ये 75 से बड़ा। देखिए ये मैं लिख के बता रहा हूँ, ये एग्जाम में आप 5935 देखने के बाद खुद सोचोगे कि 5935 में 7 7 49, 70 का 4900 होगा, 80 का 6400 होगा, यानी 75 लगभग में बीच में जाता, लेकिन ये लगभग 1000 का गैप है, 4900 से सीधा 5900 है और दोनों के बीच में 1500 का गैप है, तो आप सोचेंगे सर 75 से ऊपर का ही होगा। अब ये चीजें आपके दिमाग में आ गई कि सर 75 से तो ऊपर का ही होगा। अब आप सोचिए 75 से ऊपर का होगा तो आप क्या हो सकता है, 76 हो सकता है, 77 हो सकता है, 78 हो सकता है, 79 80 होगा नहीं भाई, क्योंकि ये लगभग 6400 के एकदम करीब चला, 80 का तो 64 होता है, 79 भी लगभग 6200 6300 के आसपास होगा। तो आप सोचोगे सर यही हो सकता है, 75 76 77 78 हो सकता है आपके दिमाग में। आप सोचो 75 का वर्क करोगे तो लास्ट में 5 आएगा, और यहाँ तो 5 उसने पहले ही दे रखा है, अगर इसमें से कुछ घटा देंगे तो 5 बचेगा नहीं, यानी ये तो होगा नहीं। 76 का अगर लास्ट डिजिट होगा छकाक 6 होगा। अब देखिए 6, इसमें से 1 घटाने पे क्या 4 आएगा, 2 घटाने पे 3 आएगा, 4 घटाने पे 1 आएगा और 6 घटाने पे 9 आएगा। अब देखिए 76 का ये 9 आएगा, तो जब इसका 76 का वर्क करेंगे तो 6 आएगा, यानी ये भी नहीं होगा, यानी 1 तो होगा नहीं। पहले हमने क्या निकाला था, ये 75 होगा नहीं, 76 होगा नहीं, ऑप्शन नहीं ध्यान दीजिए, 75 होगा नहीं 76। अब आप कहोगे सर 77, तो लास्ट में 7 7 49, लास्ट डिजिट 9 होगी, तो इसमें देखिए 1 घटाएंगे 4, 2 घटाएंगे 3, 4 घटाएंगे 1, 6 घटाएंगे 9, सर यही 5935 हो जाएगा। 6 घटाने पर 5929, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कितनी आसानी से आपको लग गई, ये केवल आपको सोचने की एक थोड़ी सी कोशिश थी, आप सोचने की कि 5935 जो है ये 70 से 80 के बीच में होगा, यानी 75 से बड़ा होगा, 76 77 78, 76 में लास्ट डिजिट 6 नहीं, छकाक 36 6 आएगा, इसमें से एक कोई भी घटाने पे 6 नहीं बनना है, ये नहीं होगा, तो 77 का 7 7 49 9 होगा, एक इसमें से 6 घटाने पे 9 आ रहा है, यही हमारा आंसर होगा। तो ये आपको एक बेस्ट अप्रोच है, कम से कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना ट्रेडिशनल मेथड मैंने पहले बताया आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए 5y/2 बराबर 25/4 है, तो 3y + 2y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन ऐसे अगर आपको पेपर में मिल रहा है तो कितना कम लिखिए। कुछ बच्चों की आदत, जैसे मैं यहाँ अगर ज्यादा लिख के आपको लगाने लगूँ तो आपकी आदत हैबिट बन जाएगी कि सर इस तरीके लगा, स्टेप बाय स्टेप लगा, तो मैं इसलिए कम से कम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और पेपर में आपको समझाने की कोशिश करूँ कि कैसे वहां आपको समझ के लगानी। देखिए ये 5y/2 दिख रही, आप अपने पेपर में ऐसे सोच काट लीजिएगा, 2 दूनी 4, वहां कहते हैं पेपर पे ना लिखिए, ऐसा कुछ नहीं, आप पेपर पे लिख सकते हैं, पेपर पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। बस जब आपको बुकलेट 15 मिनट पहले मिलती, उस 15 मिनट के टाइम में आप ओमार भरिए, उस टाइम बुकलेट पर नहीं लिखिए, वो बुकलेट खोलने के बाद में आप नीचे रफ्कार दिया रहता है, चाहे उसमें लिखिए, चाहे क्वेश्चन के ऊपर ही आप गोद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए ना ऐसे आप क्वेश्चन पेपर में ही 2 दूनी 4 कर लीजिएगा, फिर यहाँ से 25 कर लीजिएगा, तो y की वैल्यू आपको दिख जाएगी 5/2, ऐसे लिख लीजिए इतना क्वेश्चन पेपर में। अब 3y² + 2y की वैल्यू निकालना है, तो आप सोचिए 3 × y² यानी 25
और 2 दूनी 4, 25/4 प्लस 2 गुणे 5/2। आप कहोगे सर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 तियां 75/4 प्लस 5। अब आपको मैंने भिन्न का जोड़ बताया था, नीचे का नीचे से गुणा 4 और 75 एकम 75 और 5 चौक 20, यानी 75 और 20 95/4। अब इसको अगर 95/4 आंसर में दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप पहले एक बार इसके टेबल पढ़िए। 23 चौका 92 और 3 95/4, 23 सही 3/4। अब देख लीजिए आंसर में कौन सा है 23/3, 23 सही 3/4, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस अप्रोच से आपको पेपर में करना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, लिखने में भाई टाइम वेस्ट होता है, तो बस उतने लिखना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 20,000 की धनराशि 1 से 1/4 वर्ष का 8 से 1/2% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगभग कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। अब देखिए इस सवाल में जो मार्केट में आप देखोगे ज़्यादातर अध्यापक आपको बताएंगे फार्मूला यानी मिश्र धन बराबर, आप बताओगे P1 + R/100 की पावर n। तो पहले तो 1 वर्ष का, फिर 1/4 वर्ष के लिए, फिर आप यही फार्मूला लगाओगे, फिर आपको मूलधन प्राप्त होगा, मिश्र धन होगा, मिश्र धन से आप मूलधन घटाओगे, फिर आप चक्रवृद्धि ब्याज बताओगे। तो भाई कम से कम आप 2 मिनट से 3 मिनट ले जाओगे, प्लस कैलकुलेशन भी आपको बहुत लंबी मिलेगी। जब आप 1 + R/100 करोगे तो उसमें कैलकुलेशन लंबी हो जाती है कि पावर n करोगे। अब मैं आपको जो बताऊंगा अप्रोच, उस अप्रोच से करेंगे कम से कम टाइम में और आपको कम से कम कैलकुलेशन, क्योंकि ये पेपर सॉल्व कराने का मेरा 2 ही मकसद है कि एक आप पेपर को किस वे में सॉल्व करना, उसका एक बेस्ट अप्रोच मैं आपको सिखा सकूं, ताकि आप एग्जाम में जाने के बाद कम से कम समय ले सके। देखिए ये 20,000 है, फिर उसने कहा 1 से 1/4 वर्ष के लिए 8.5%। देखिए इसको हम 8.5% कह सकते हैं। आप कहोगे सर पहले वर्ष का ब्याज तो 8.5% होगा ही होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि हो या साधारण हो पहले वर्ष का ब्याज सेम रहता है। तो आप कहोगे सर ये 8.5% 1 वर्ष का होगा जरूर। फिर कहोगे 1/4 वर्ष के लिए, तो आप कहोगे 1/4 यानी 8.5% का 1/4 यानी 8 का जो हम 1/4 करेंगे तो 2% मिलेगा, प्लस 1/2 का मतलब 0.50 और 0.50 का 1/4 करेंगे, आप कहोगे सर 0.125% मिलेगा। ये हो गया, प्लस आप कहोगे सर ये चक्रवृद्धि है तो ये जो 1/4 वर्ष यानी लग रहा है इस पे भी ब्याज लगेगा। कितना लगेगा, लगभग इतना ब्याज लगेगा, 2 + 0.125 यानी 2.125। तो इसका 2% आप निकालिए कितना होगा। आप कहोगे सर 85 दूना 170 यानी प्लस 0.17% इसका होगा, प्लस इसका भी आप निकाल सकते हो, लेकिन इससे आंसर पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, 1, 2, 3 रुपए के फर्क पड़ेगा। और यहाँ ऑप्शन देखिए दूर दूर है, 1863, 2550, 2161, 2150 यानी लगभग 40-50 का फर्क भी 300-400 से फर्क, तो दशमलव इतना नहीं लेंगे हम। अब देखिए 8, 2, 10, तो ये 10 हो गया, 0.5, 125, 0.17 इसको हम जोड़ लेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, पॉइंट लगाने के बाद में ये 5 ऐसे उतार लेंगे, फिर 7 और 2 9 ऐसे लिख लेंगे, प्लस 5 1 6 और 1 7 यानी 10.795 हो गया। ये इतना % लगभग ब्याज उसको मिलेगा। अब आप कहोगे सर 20,000 है तो हम ब्याज जब निकालते हैं तो ऐसे तो करते हैं, 20,000 का अगर हमको 10% निकालना है तो 10/100 करेंगे, लेकिन यहाँ हमको 10% नहीं निकालना, यहाँ हमको निकालना है 10.795% निकालना। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 200 है, अब 200 से आप मल्टीप्लाई पहले इसको 2 से कर लीजिए, 5 दूनी 10, 1 आया हासिल, 9 दूनी 18, 1 19, 9 दूनी 18 और 1 19 हासिल कितने बच्चे, 1 बच्चे, 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल कितने बच्चे, 1 बच्चे, और 10 दूनी 20 21। अब यहाँ 2 0 है तो आप कहोगे सर 2 0 है यहाँ, और यहाँ दशमलव के बाद 3 0 है तो 2 0 से यहाँ ये दशमलव यहाँ पहुँच जाएगा, यानी लगभग 2159 रुपये आए। अब देखिए 2159 के आसपास कौन सा ऑप्शन है आप बताइए। देखिए 2159 के आसपास देखिए 2161 रुपये दिख रहा है, आप इसी को टिक कर दीजिए। 2 रुपये का फर्क जो आया है ये हमने 0.125 का 8.5% पे 1/4 नहीं निकाला था, मैंने कहा था बस 2-3 रुपये फर्क पड़ेगा, वही आया है। तो इतने में आप कम टाइम में और कम कैलकुलेशन में लगा सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिशनल मेथड चाहते हैं तो आप 1 + R/100 की फार्मूले पर रख के देख लीजिए, कम से कम 3 से 4 मिनट 5 मिनट वो क्वेश्चन में लगेगा, और गलत होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा वैसे क्वेश्चन में दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है x² + y² + z² + x², 4xy 4yz 4zx का योग बराबर। देखिए मैं क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन मैंने लगवाया, अब आप सोचेंगे सर ये क्वेश्चन तो आप 2 मिनट 3 मिनट खुद ले लिए, मैंने भाई एक चीजें आपको समझाने में लिया, मुझे समझाना ना होता तो मैं ऐसे 8.5
0.822.125 लिख के तुरंत 10.795 को ऐसे मल्टीप्लाई करके 30 से 40 सेकंड में मैं आंसर बता देता। जब ये अप्रोच आप 2-3 क्वेश्चन पे मेरे साथ लगाना सीख जाओगे, जहां भी चक्रवृद्धि ब्याज आएगा मैं ज्यादातर इसी यानी इसको मैं साधारण ब्याज के टाइप में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको साधारण ब्याज के ही तरीके चक्रवृद्धि ब्याज दिखे। तो जब ये अप्रोच सीख लोगे आप 35 से 40 सेकंड में इससे बड़ा भी क्वेश्चन बनाओगे, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4xy 4yz 4zx का योग बराबर है। अब देखिए इसको जब आप जोड़ोगे तो ये देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर मिल जाएगा। फिर आप कहोगे सर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2z स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से जेड स्क्वायर मिलके फिर इसको आप ऐसे लिखोगे 4xy प्लस 4yz प्लस 4zx। अब यहाँ देखिए अगर हम सब में 2 कॉमन कर लें बाहर तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये तो सर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फार्मूला मिल गया, और यही वो इससे पूछ रहा था आपसे। ऑप्शन नंबर सी सही है कि जैसे हम इसमें से 2 कॉमन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yx 2yz प्लस 2zx, ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 39 है, x प्लस वाई 2x माइनस 3y प्लस जेड माइनस 2x माइनस 3y इंटू जेड बराबर है। अब इसका मार्केट में सोल्यूशन मिलेगा, सारे लोग आप मल्टीप्लाई सिखाएंगे कि पहले मल्टीप्लाई कैसे होता है, उसके बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद इतना बड़ा मल्टीप्लाई होगा, फिर सबको आप जोड़ोगे, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर से जोड़ोगे, वाई स्क्वायर वाला वाई स्क्वायर से जोड़ोगे, एक्स जेड का एक्स जेड से जोड़ोगे। लेकिन भाई आप हमसे पढ़ रहे हो, आपको मल्टीप्लाई वाला कुछ नहीं करना एग्जाम में। क्वेश्चन एग्जाम में लगाना हमारा टारगेट है, हम किस तरीके लगाते हैं ये नहीं हमारा टारगेट है, हमको सही आंसर तक जाना है कम समय में। मैं इसके सबसे आसान तरीका आपको बताऊंगा, एक्स वाई जेड एक मान लीजिए, एक्स वाई जेड सब एक मान लीजिए। अब आप कहोगे सर एक मानने पे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ 2 एकम 2 तो 2 माइनस 3 एकम 3 प्लस 1 माइनस 2 एकम 2 और माइनस 3 एकम 3 इंटू जेड की वैल्यू 1। अब आप कहोगे सर 2 और 1 3 से 3 गया 0 और 2 गुणे 0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, माइनस 2 माइनस 3 यानी माइनस 1 इंटू 1। अब आप कहोगे सर ये 0 माइनस माइनस प्लस 1 1 एकम 1, तो इसका आंसर तो सर माइनस 1 आ गया ना। अब देख लीजिए ऑप्शन में किसका आंसर माइनस 1 है, वही आप रख दीजिए। देखिए यहाँ हम अगर 1 रखते हैं तो आप कहोगे सर 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होगा यानी 2 हो जाएगा, माइनस 1 गुणे 1 1 हो जाएगा, वाई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 3 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1 4 एकम 4 हो जाएगा और माइनस 1 एकम 1। अब आप देखिए प्लस 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा प्लस 6, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 और माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ हमने 2 लिया, 1 एकम 1 लिया, 3 एकम 3 लिया, 4 एकम 4 लिया और माइनस 1 लिया। अब आप कहोगे सर 2 प्लस का 4 6 हो गया, माइनस का 3 माइनस का 1 4 और माइनस का 1 5, 1 आ गया, 6 माइनस 5 बराबर 1 आ गया। हमको क्या लाना था, माइनस 1 लाना था कि 1 लाना था। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, शायद इससे पहले मैंने आपको शायद माइनस 1 बता दिया था, वो 0 माइनस फिर माइनस 1 इंटू ये माइनस 1 इंटू 1 आया था, तो ये भाई माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 1 एकम 1, यहाँ 1 हमको लाना था। इससे पहले जो मैंने बताया था उसमें शायद माइनस 1 बता दिया था, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, माइनस माइनस का गुणा मैंने नहीं कराया था, तो 1 लाना था। अब इस ऑप्शन को जब हमने चेक किया पहले वाले ऑप्शन को, तो यहाँ 1 मिल गया, यही आंसर हो गया आपको। अब आप कहोगे सर इसका भी तो 1 आ सकता है, भाई कभी नहीं आएगा, मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ, एग्जाम में नहीं करना। अगर जिसका 1 नहीं आता तो दूसरा चेक करते, दूसरे नहीं आता तब तीसरा चेक करते, जहाँ आंसर मिल जाए वहीं रुक। अब इसका मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। देखिए 1 का स्क्वायर 1 2 एकम 2 माइनस 1 गुणे 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3 से गुणा 3 प्लस 4 गुणे 1 इंटू 1 4 माइनस 1। देखिए 2 3 2 5 4 9 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, देखिए इसका 7 आया, इसका 1 नहीं आया। ऐसे इसका भी आप चेक कर सकते हैं, 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 1 2 और 1 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 8, इसका माइनस 5 आया, ये भी नहीं होगा। ऐसे आप तीसरे का भी चेक कर सकते हैं, 2 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 1 2
और एक 3, 4 3 7 और एक 8 -3 5। देखिए एक केवल इसी का आया था, आंसर 1 हो जाएगा। ये सारे मैंने आपको चेक करके इसलिए बताया ताकि ये ना लगे कि सर एक किसी और का ना हो जाए, किसी का नहीं होगा भाई, मैं जो बता रहा हूँ। हाँ, अगर ये ऑप्शन यहाँ आपको दूसरे पर रख देता, तीसरे पर रख देता तो आपको पहला दूसरा चेक करने के बाद मिलता, लेकिन ज़्यादातर आंसर पहले पे ही मिलेंगे। तो चेक करने हो सकता है आपको पहले मिल जाए, दूसरे मिल जाए, तीसरे मिल जाए, लेकिन ऐसे सवाल में आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 मानना है और 100% सवाल का आंसर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, 3x की पावर m -5x + 7 एक द्विपद है तो m का मान क्या हो सकता है। देखिए द्विपद आपने पढ़ रखा होगा, डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में ही शायद द्विपद त्रिपद आपको पढ़ाया जाता है। जैसे आपसे कह दे x + 5 तो ये द्विपद हो गया। इसी तरीके तो x की पावर हम क्या रख सकते हैं, आप कहोगे सर x की पावर हम 1 रख दें तो 3x - 5x + 7 ये हो गया -2x + 7, तो कहोगे सर ये एक द्विपद हो गया, यानी 1 रख सकते हैं। आप कहोगे सर 0 भी रख सकते हैं, 3x की पावर 0 - 5x + 7। अब आप कहोगे सर x की पावर 0 यानी जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1, तो 3 - 5x + 7। अब 7 3 10 -5x + 10, सर ये भी द्विपद है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। सबसे आसान क्वेश्चन है द्विपद का 1 और 0। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी कोण x के पूरक और संपूरक, देखिए पूरक 90 डिग्री को कहते हैं और संपूरक 180 डिग्री को कहते हैं, ये आप याद के चलिए। x का पूरक 90 यानी जो पूरक कोण होते हैं उनका योग जो होता है 90 डिग्री होता है और संपूरक के योग 180 होता है, का योग 140 है। तो x के पूरक क्या होंगे, आप कहोगे सर 90 - x जो होगा वही x का पूरक होगा। मान लो x अगर 30 होगा तो इसका जो पूरक है वो 60 होगा। कैसे निकालें, 90 से 30 घटा के निकालें। तो इसी तरीके x का पूरक 90 - x होगा और सर इसका संपूरक 180 - x होगा। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। कोणों का योग तो कहोगे सर आप इसको जोड़ दो, 180 और 90 270 और -x -2x ये 270 हो गया। अब कह रहा है ये दोनों का योग जो 140 है, आप कहोगे सर बराबर 140 कर दीजिए, 2x उधर ले जाइए, 140 इधर ले आइए, 270 - 140 बराबर 2x, 270 से 140 के 130 बराबर 2x, तो 65 दूना 130, x बराबर 65 डिग्री आ गया। ये हमको x की वैल्यू आ गई। इसने पूछा था 2x - 10, तो 2 × 65 - 10, 65 दूना 130 - 10 120 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बस इसमें आप पूरक और संपूरक जानिए। ये लिखना जो है ये मैं आपको एक अप्रोच सिखा रहा हूँ, जो बच्चे नहीं जानते। लिखना आपको कुछ नहीं, बस वहाँ तुरंत सोचना है कि x का पूरक 90 - x होगा और संपूरक 180 - x होगा। 180 और 90 270 - 2x बराबर 140 दे रखा है, 140 इधर आएगा 130 हो जाएगा, 2x बराबर 130, x की वैल्यू 65 हो जाएगी। यहाँ तुरंत आप 65 दूना 130 - 10 कर देंगे, 120 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, त्रिभुज ABC और PQR में BC बराबर 3 सेंटीमीटर। देखिए अब एक पहले आप त्रिभुज बनाइए ABC और PQR त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया ABC, एक त्रिभुज हो गया PQ और R, ठीक है, ये हो गया PQR। इसने कहा BC 3 सेंटीमीटर, BC क्या है दे रखा है आपको, BC उसने 3 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर उसने कहा है आगे AC 3.5 सेंटीमीटर, तो ये वाला AC है ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसने दिया PQ 3.5 सेंटीमीटर, ये PQ हो गया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कोण C 48 डिग्री दे रखा है, ये वाला कोण 48 डिग्री उसने दे रखा है। फिर उसने QR 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये QR 3 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर कोण Q 48 डिग्री दे रखा है, कोण Q 48 डिग्री दे रखा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ कोण 48 कोण C है, तो यहाँ भी कोण 48 है। आप कहोगे सर ये भुजा 3 है, ये भुजा 3 है, सर ये भुजा 3.5 है, ये यानी कि जो त्रिभुज है ABC, क्या त्रिभुज ABC, ये जो है ABC, इसके सामने कोण कौन सा है, कोण 48 है, और यहाँ PRQ के सामने, यानी त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज PRQ, त्रिभुज PRQ। अब इसमें एक ही चीज है, बच्चे गलती क्या करते हैं, PQR कर देते हैं और ऑप्शन में आपको मिल जाता है ये त्रिभुज ABC समकोण
समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, जबकि ये ऑप्शन गलत है भैया। ऑप्शन आपको ढूंढना है पी आर क्यू वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है, जैसे ए बी सी में बी के सामने 48 है तो यहाँ 48 के सामने आर है, तो जब यहाँ बी बीच में है तो यहाँ आर भी बीच में होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए सारे ऑप्शन आपको एक ही तरीके दिखेंगे, बस सीरीज बदला है, आपको वहां कुछ नहीं करना। ये 48 के सामने बी है, इस 48 के सामने आर है, तो आप जहां बी है उसी के सामने आर रख दीजिए। फिर आप देखिए सी लास्ट में है, कोण वाला डिग्री लास्ट में सी है, यहाँ 48 क्यू है तो क्यू लास्ट में रख दीजिए, बचा ए और पी आगे रख दीजिए। इस तरीके से आपको देखना है, यहाँ ए ऊपर है, यहाँ पी ऊपर है, यानी 3 के सामने पी है तो 3 के सामने। ये चीजें आपको देख के समरूप बताना है, आपको ये फिगर भी नहीं बनाना, ये तो मैंने आपको एक विजुलाइजेशन कराने के लिए बना दिया है। बस वहाँ ये देख लेना कि ए सी 3.5 सेंटीमीटर है और पी क्यू 3.5, यहाँ कोण सी 48 डिग्री है और यहाँ कोण क्यू 48 डिग्री है, यानी कोण सी कोण बी के सामने है तो बी और कोण क्यू के सामने कोण आर है, यानी बी और आर दोनों बराबर होंगे, आमने सामने होंगे, तो समरूप वाला ये सही होगा। आपको पेपर में बस इतना देखना है कि कोण सी के सामने 48, कोण क्यू के सामने 48, यानी इसके सामने आर होगा और इसके सामने बी होगा, यानी जहां बी बीच में हो और आर या बीच में हो, तो ना यहाँ बी बीच में आर नहीं है, यहाँ बी बीच में आर नहीं है, यहाँ बी बीच आर में नहीं है, यहाँ बी आर बीच में। तो पेपर में बस आपको ऐसे करना, फिगर वगैरह कुछ नहीं बनाना। ये जो मीटर सेंटीमीटर दे रखा है ये सब केवल आपको समरूप करने के लिए। तो ये आप खुद भी देख सकते हैं कि इसमें 3.5 सेंटीमीटर, इसमें 3.5 सेंटीमीटर, इसमें एक भुजा 3 सेंटीमीटर, 1 से 3 सेंटीमीटर। ये तुरंत समझ जाना समरूप का सवाल है। बस आपको ये देखना कि कोण के सामने कौन सी भुजा है, यानी कौन सा कोण है, ये आपको देखकर चलना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि किसी वर्ग के आधार वाले पिरामिड में किनारे फलकों शीर्षों की संख्या क्रमशः ई एफ और बी है तो 2e - f + 2b। अब देखिए एक वर्गाकार पिरामिड अगर कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। 1 मिनट का आप टाइम दीजिए हमें, मैं आपको एक वर्गाकार पिरामिड दिखा दूँ। देखिए ये पिरामिड जो है ये वर्गाकार पिरामिड है, पहले आप इसको समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। ये आपको 3D पिरामिड है, ये नीचे जो ये वाली है, 1 मिनट, ये चीज जो है ये इसका तल है। नीचे आपने देख रखा होगा ऐसे एक चौखंटा इसका तल है, फिर ऐसे चारों कोने से ये शीर्ष में बने। शायद आप हाई स्कूल में रहे होंगे तो लैब में आपको पिरामिड दिखाया गया होगा, नहीं दिखाया गया समझ लीजिए। अब इसमें फलक क्या होता है, फलक ये होता है जो इसका नीचे वाला एक सरफेस एरिया, एक फलक ये हो गया, फिर एक इस साइड से हो गया, एक इस साइड से हो गया, एक इस साइड से, एक इस साइड, तो 5 फलक हो गए। आप कहोगे सर फलक तो 5 होंगे इसमें, फिर ये किनारा है तो किनारा इसको कहते हैं, ठीक है। ये एक किनारा हो गया, एक किनारा ये हो गया 2, एक किनारा ये हो गया 3, एक किनारा ये हो गया 4, फिर एक ये 5, फिर एक ये 6, फिर एक ये 7, फिर एक ये 8। आप कहोगे सर तो किनारा तो 8 होता है। इसको आप याद कर लीजिए कि वर्गाकार पीरियड में, वर्गाकार जिसका आधार वर्ग हो उस पीरियड में किनारा 8 होता है, फलक 5 होता है और शीर्ष, देखिए शीर्ष क्या है, तो शीर्ष आप कहोगे सर शीर्ष यही है जो ये वाला कोना है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है और एक ये ऊपर वाला शीर्ष है, ठीक है। एक ये ऊपर वाला शीर्ष है, ये शीर्ष है। आप कहोगे सर शीर्ष 5 है, तो आप एक याद करके चलिए कि सर फलक 5, किनारा 8 और शीर्ष 5। इस चीज को आप याद करके चलिए कि जहां भी सर दिखेगा हमको क्या दिखेगा, वर्गाकार पिरामिड, तो उसमें हम तुरंत बता देंगे कि सर इसके फलक 5 होंगे। और अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी का जूनियर पेपर हुआ था मैथ साइंस का, उसमें उसने सीधा पूछा था वर्गाकार पिरामिड में कितने फलक होते हैं। और ये सुपर टेट के पेपर में उसने क्वेश्चन पूछ रखा था, उसमें 5 आंसर देना था। देखिए कितने ये कंसेप्ट जो आज आपको बिल्ड हो जाएंगे सी टेट में, वही चीजें आपको सुपर टेट में मिलेंगी जाके। तो अब इसमें क्या पूछ रखा था, पिरामिड में किनारे फलकों और शीर्ष, तो आप किनारा ई है तो सर कहोगे किनारा तो 5 था, बिल्कुल सही। फिर कहोगे सर इसके फलक, तो आप फलक कहोगे सर एक इधर से फलक, एक इधर से हमने जोड़ा था, ये भी 5 था सर। फिर आप कहोगे सर इसके शीर्ष, नहीं सॉरी, फलक हमने जो जोड़ा था, ये देखिए एक बार यहाँ देख लीजिए, फलक जो हमने जोड़ा था ये 5 जोड़ा था, ठीक है। किनारा जो हमने जोड़ा था वो भी 5 जोड़ा था। ये किनारा जो हमने जोड़ा था ये 8 जो जोड़ा था और शीर्ष कितना जोड़ा था, 5 जोड़ा था। तो आप कहोगे सर इसमें पहले किनारा आ गया, तो सर किनारा तो हमने 8 जोड़ रखा है, यानी ये 8 होगा, ई की वैल्यू 8 होगी। फिर कहोगे सर एफ की वैल्यू 5 होगी और बी की वैल्यू 5 होगी। अब यहाँ पर रख दीजिए 2e - f + b 2b।
तो आप कहोगे सर ए की वैल्यू 8 है, तो 8 दूनी 16 -5 और 5 दूनी 10, तो 16 10 26 -5 बराबर 21। अब ये सारी चीज़ें आपको कुछ करना नहीं, बस एक याद करके चलिए कि कहीं वर्गाकार पिरामिड आपको दिखे तो किनारा 8 होता है, फलक 5 होता है और शीर्ष 5 होता है। ये आपको सुपर टेट तक ये सारी चीज़ें काम करेंगी जो आज मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। बस आपको इस क्लास को एक अच्छी तरीके से देखना है धैर्यपूर्वक, और अगर एक बार में नहीं समझ में एक बार और देख सकते, 2 बार देख लीजिए तो और अच्छा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:3:4 के अनुपात में है, तब उस चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण से 40 अधिक। अब आप जानते हैं कि चतुर्भुज का कोण जो चारों कोण का योग होता है 360 होगा। आप कहोगे सर इसको 5 3 8 3 11 और 3 14 क्या हो गया, 5 3 8 3 11 3 14, यानी ये हमने मान लिया 14x जो है ये 360 है। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 360/14 हो जाएगी। 5 3 8 3 11 और 4 15, सॉरी यह 15 हो जाएगा। 15x बराबर 360 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 360/15, 15 दूना 30 और 60 बचे 15 चौका 60, यानी x की वैल्यू 24 डिग्री। अब इसमें सबसे बड़ा कोण, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ा तो ये 5 है, यानी 24 × 5 सबसे बड़ा कोण 120 डिग्री का होगा। इसने कहा सबसे बड़े कोण से 40 अधिक बराबर है, तो सर इसमें +40 कर देंगे, 160 के ये बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन सीटेट पूछता है। बस आप एक अप्रोच जानिए किस अप्रोच से सॉल्व करना है, और जितना मैं आपको लिखने को बता रहा हूँ उतने पेपर में आपको लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। किसी त्रिभुज ABC में डी भुजा BC का मध्यबिंदु है, ये सवाल इस टाइप में शायद पहले या दूसरे टेस्ट पेपर में आया था, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, लेकिन इसके बाद में अगर आएगा तो मैं ये आपको चित्र बना के नहीं दिखाऊंगा। आप इसको एक बार सही समझ लीजिए। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का BC का मध्यबिंदु D है। देखिए इसका ये मध्यबिंदु D हो गया, यानी ये और ये बराबर हो गया। फिर इसने कहा इस प्रकार है कि AD बराबर CD, इसके बराबर ये है, तो जब इसके बराबर ये है भैया और इसके बराबर ये, यानी ये भी इसके बराबर होगा, यानी ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। फिर इसने कहा कोण भी 37 डिग्री है, कोण भी 37 डिग्री है, तो इसने हमसे पूछ रखा है कोण C, इस कोण की वैल्यू निकालनी। अब मैंने आपको एक चीज अगले पेपर में भी सिखाया था, इस पेपर में मैं आपको बता रहा हूं, जब दो भुजाएं बराबर हो किसी त्रिभुज में, जैसे ये त्रिभुज है और दो भुजाएं बराबर हैं ये और ये, तो इनके आमने सामने का कोण, ये कोण और ये कोण, अगर ये x है तो ये भी x होगा, यानी ये दोनों आपस में हमें सदैव बराबर होते हैं। तो ये 37 है तो ये भी 37 होगा। अब आप कहोगे सर 37 और 37 मिलके तो 74 डिग्री हो जाएगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, यानी 180 माइनस अगर हम 74 कर दें तो ये 106 डिग्री इस कोण की वैल्यू आ गई। कहोगे बिल्कुल सर, अब ये पूरा कोण जो होगा ये सर 180 होगा, तो अगर 180 से 106 घटाएं तो 74 डिग्री सर इसकी वैल्यू आ गई। अब सर ये 74 आ गई तो ये और ये भी सर बराबर होंगे, क्योंकि ये भुजा बराबर है। तो आप कहोगे सर 180 माइनस 74 106 डिग्री जो है इन दोनों कोणों का योग है, इसका आधा कर दे अगर हम तो 53 डिग्री ये इसकी वैल्यू आ गई और 53 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। देखिए इसके सारे कोण हमने बता दिए निकाल के आपको, ये 53, ये 37, ये 37, ये 53, ये 74, ये 104। उसने यहाँ कोण C आपसे पूछ रखा था, उसने आपसे यहाँ कोण C पूछ रखा था, ये वाला कोण पूछ रखा था 53 डिग्री हम बता देंगे। वो आपसे कोण D भी पूछ सकता है, कोण B भी पूछ सकता है, कोण A भी पूछ सकता है, या आपसे कोण वो BAD पूछ सकता है, या CDA पूछ सकता है, कुछ भी पूछेगा। इस प्रमेय पर आप जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया इसको एक बार याद कर लीजिए। सीटेट लगभग बार बार पूछता है, इसी से पहले भी एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 46 है, 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर। अब देखिए 7, 24, 25 ये एक ट्रिपलेट है। अब आप ट्रिपलेट नहीं जानते तो मैं आपको सिखाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय होता है, जैसे 3, 4, 5, ये आप कहोगे सर एक ट्रिपलेट होता है, यानी 3, 4 और 5, यहाँ अगर ये आधार है तो ये लंब है तो ये कण होगा। आप कहोगे सर इसी तरीके 7, 24, 25 होता है, तो आप जानते हैं ये समकोण त्रिभुज होता है जिसमें ट्रिपलेट होता है, और इसका जो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 लंब गुणे आधार। क्या होता है 1/2 लंब गुणे आधार। तो सर इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 7 गुणे 24, क्योंकि 25 जो है कण होगा, और आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कण होती है, तो लंब आधार यही हुआ। अब इसका
क्षेत्रफल आ जाएगा 12 सते 84। तो सर इस त्रिभुज का तो क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर हो गया। ये कह रहा था कि सर 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, हमको चौड़ाई निकालना है तो 14 गुणे x मान लिए और ये इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो 84 हो गया। अब आप कहोगे सर 14 × 84 तो x की वैल्यू तो सर भाई 6 सेंटीमीटर आ गई, लेकिन उसने आयत का परिमाप पूछा था तो आयत का परिमाप आप कहोगे 2 गुणे लंब प्लस आधार होता है। अब आप कहोगे सर लंब तो इस लंबाई प्लस आधार लंबाई प्लस चौड़ाई कर लीजिए आयत में, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। आधार हमको समकोण त्रिभुज का याद आ रहा था। तो लंबाई क्या है, आप कहोगे सर इसमें 14 सेंटीमीटर लंबाई दे रखा है और हमने अभी निकाला है इसकी जो चौड़ाई होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो 14 × 20 दूना 40, ये इसका परिमाप होगा। तो 40 सेंटीमीटर। हो सकता है वो आयत का चौड़ाई पूछ लेता तो आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर आपको बतानी थी। अब देखिए इसमें आप दोनों चीज़ सीख गए, चाहे वो चौड़ाई पूछे चाहे परिमाप पूछे आप निकाल सकते। बस आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़िए और ट्रिपलेट याद करके चलिए, जैसे 7, 24, 25 याद कर लीजिए। अब अगर ट्रिपलेट याद ना होता तो फिर यहाँ आपको दिक्कत होती। इसका आप निकालते तब एस अंडर रूट ये वाले फार्मूले पे निकालते एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, बटे एस, इस फार्मूले पे निकालते इसका क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा हो जाता। तो आप ट्रिपलेट भाई याद करके चलिए, जैसे 7, 24, 25 ये एक ट्रिपलेट है, फिर उसके बाद 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है, 6, 8, 10 ट्रिपलेट है। ऐसे ट्रिपलेट आते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा। जहां भी समकोण त्रिभुज होगा वहां आप तुरंत निकाल लीजिएगा 1/2 लंब प्लस लंब इंटू आधार, ये त्रिभुज का फार्मूला होगा। किसी वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल 6 से 16 मीटर स्क्वायर है, तब इस खेत पर 5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय। अब देखिए मान लीजिए ये खेत है तो जो इस पे बाढ़ लगेगा वो इसी किनारे किनारे पे तो लगेगा भाई, इसी पे तो लगेगा। यानी अगर हमको इसका परिमाप पता चल जाए, क्या वृत्त का परिमाप पता चल जाए जो कि 2πr होता है, और एक हमको उसने 5 रुपये प्रति मीटर, तो जो इसकी वैल्यू आएगी मीटर में उसी को जब हम 5 से गुणा कर देंगे उतने रुपए लगेगा। लेकिन परिमाप तो हमको इसने बता नहीं रखा है, क्षेत्रफल बता रखा है, πr² बता रखा है इसने 616। तो यहाँ से हम पहले r की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद में हम 2πr निकाल लेंगे। अब r² बराबर आप कहोगे सर 616 बटे पाई, और पाई की वैल्यू कहोगे सर 616 22/7 होता है, तो 22 यहाँ आ जाएगा और ये वाला बटे यहाँ 7 चला जाएगा। अब आप कहोगे सर 22 दूनी 44 हो गया, यहाँ 16 × 17 और 76 बचा, 22 8 176 हो गया सर, 28 गुणे 7, ये सर r की वैल्यू आ गई, r² की आ गई। फिर आप इसको देखिए लिख सकते हैं 7, 28 को लिख सकते हैं 7 गुणे 4। अब देखिए ये r² जब अंडर रूट में हम लेंगे यानी r² बराबर है, तो जब इसको हम r बराबर लिखेंगे तो ये अंडर रूट में जाएगा, तो 7 गुणे 7 गुणे 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। अब यहाँ से अंडर रूट जब हटेगा तो 1 7 और 1 2 मिलेगा, यानी r की वैल्यू 7 दूनी 14 मिल गई। अब हमको त्रिज्या पता चल गई 14। अब हम 2πr निकाल सकते हैं, 2 गुणे 22/7 गुणे 14, 7 दूनी 14, 22 दूना 44 दूना 88 मीटर उसका परिमाप है। 1 मीटर स्क्वायर का वो पैसा लेता है 5, 88 पंचे 440 रुपये वो टोटल का लेगा, 440 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए इसमें कुछ था नहीं, बस आपको एक कंसेप्ट होना चाहिए, एक ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम बाढ़ लगाएंगे तो उसके परिमाप पे लगाएंगे, ना कि क्षेत्रफल पे लगाएंगे। और क्वेश्चन तो आप सभी जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है और परिमाप 2πr होता है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। इसके बाद में 12 से 13 क्वेश्चन जो बचे हैं वो किस चीज़ के रहते हैं, पेडागोजी के रहते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी क्लास में एक बार कहा था और इस क्लास में बताऊंगा कि पहले मैं आपका फीडबैक चाहता हूं। पहले आप बताइए कि सर आपका पढ़ाया हमको समझ में आ रहा है, सर आप जिस तरीके से मैथ पढ़ा रहे हैं इसी तरीके से जो 10-12 क्वेश्चन पेडागोजी के उसको भी सॉल्व कराइए। और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ जितनी शानदार तरीके से मैंने आपको कंटेंट यानी 17 से 18 क्वेश्चन जो मैथ के सॉल्व कराएं, शायद कोई बच्चा मैथ ना पढ़ा हो उसको भी सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और जो बच्चा मैथ जानता रहा होगा उसको एक नया एक अप्रोच मिला होगा कि पेपर में कैसे सॉल्व करना है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको पेडागोजी में भी सिखाऊंगा। पेडागोजी में जो 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे, यानी 10, 12, 13, किसी पेपर में 10 रहते, किसी में 12 रहेंगे, किसी 13, ये आपके 100% सही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और 30 में 30 भाई मैथ आप
कि बस इसी क्लास से आ जाएंगी। 75 से 70 से 75 दिन बचे हैं, 75 ओरिजिनल प्रश्न पत्र हम सॉल्व करेंगे बेस्ट अप्रोच के साथ। लेकिन मैं पहले आपका फीडबैक चाहूँगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही, इस क्लास पे आप 200 लाइक का एम रखता हूँ, 200 लाइक पूरा कर दीजिए। फिर मैं इसके बाद वाला जो टेस्ट सीरीज होगा उससे मैं पेडागोजी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, यानी मैथ के 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को 200 लाइक पहुंचाना, चाहे आप अपने मम्मी पापा भाई बहन दोस्तों के फ़ोन में शेयर करके उनके फ़ोन में वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ग्रुप में भेजें, उनसे कहें कि सर की क्लास देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अभी हमारा चैनल नया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।